हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को, और सेशन बिगिन करते हैं विद अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो भाई, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उससे पहले थोड़ी सी चीजें रिकॉल कर लेते हैं। तो बच्चों, याद है मैंने अपने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में हमने वो सारे इवेंट्स कवर किए थे जो कि आपको देखने को मिलते थे राइट फ्रॉम द टाइम जब आपका पोलन लैंड करता था ऑन द स्टिग्मा। उसके बाद आप देखते थे पोलन और जो पिस्टल है उनके बीच में कुछ केमिकल कॉम्पोनेंट्स का इंटरैक्शन होता था, एंड फाइनली आपका कंपैटिबल जो पोलन था वो जर्मिनेट करता था इन द फॉर्म ऑफ अ पोलन ट्यूब, राइट। अब इस पोलन ट्यूब की क्या होती थी? ग्रोथ, और ग्रोथ के बाद आप देखते थे आपका जो पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को क्रॉस करता हुआ आपके ओव्यूल तक पहुंचता था। और ओव्यूल में एंटर करने के 3 तरीके थे, याद कीजिए, दैट वाज पोरोगैमी, मीजोगैमी एंड चलासोगैमी। तो ये सारे इवेंट्स हमने पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में देख लिए थे। मतलब हमारा जो पोलन ट्यूब था वो फाइनली कहां पहुंच गया था? आपके ओव्यूल तक। अब ओव्यूल के बाद फाइनली ओव्यूल के अंदर वो जाने वाला है इनटू द एम्ब्रायो सैक, जहां प्रेजेंट है आपका एग। इसका मतलब यहां पर फर्टिलाइजेशन की इवेंट आकर करने वाली है। सो अवर नेक्स्ट इवेंट जो होगा दैट इज फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत यूनिक है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और इस यूनिक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम बुलाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो इवेंट है, बेसिकली ये डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है नवास्टन इन द ईयर 1898। सो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर नवास्टन जो है दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट को डिस्कवर किया था इन 2 फ्लावर्स, एंड दोज आर लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। ठीक है, तो भाई लिलियम, जैसा कि आप सभी जानते हो, इट इज द साइंटिफिक नेम फॉर योर लिली। तो लिली तो आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। देन वी हैव इज फ्रिटिलेरिया। फ्रिटिलेरिया और लिली दोनों आप देखोगे, ये जो पर्टिकुलर फ्लावर्स हैं दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज लिलिएसी। और यहाँ पर आपको अगर फ्रिटिलेरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है इसके फ्लावर में, देखो आपको ये ना चेस बोर्ड की तरह चेकर्ड अपीयर कर रहा है, राइट। इसीलिए इसको हम लोग चेकर्ड लिली भी बुलाते हैं, और या फिर इसको हम चेस फ्लावर भी बुलाते हैं, राइट। तो बेसिकली ये 2 फ्लावर्स है जिनके केस में आपके डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को डिस्कवर किया गया था बाय नवास्टन। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की इवेंट है ये आपके एंजियोस्पर्म में यूनिक फीचर है। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही आपको देखने को मिलती है। ओके, चलो बच्चों, अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बुलाते हैं। द रीजन इज सिंपल। यहां पर बच्चों आपको 2 फ्यूजन इवेंट देखने को मिलेंगे इन दी एम्ब्रायो सैक। तो बेसिकली यहां पर 2 फ्यूजन इवेंट्स आकर करते हैं विद इन दी एम्ब्रायो सैक, जिन्हें हम बुलाते हैं फर्स्टली एज सिनगैमी, एंड द सेकंड इवेंट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो आइए समझते हैं भाई ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या है। बट रिमेंबर, डबल फर्टिलाइजेशन इसीलिए कहलाता है बिकॉज यहां पर 2 फ्यूजन इवेंट्स हैं। तो इसीलिए हम डबल फर्टिलाइजेशन को इन 2 इवेंट्स का सम भी कह सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि भाई कैसे डबल फर्टिलाइजेशन की इवेंट जो है या प्रोसेस जो है वो अगर करती है इन दी एंजियोस्पर्म्स। तो देखो बच्चों, यहां पर हमने देखा कि कैसे पिस्टल पे आपका जो पोलन है, कंपैटिबल पोलन जर्मिनेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ पोलन ट्यूब, और वो एंटर कर जाएगा आपकी ओवरी में। ओवरी में वो एंटर करेगा आपके ओव्यूल में, राइट। अब ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? यू नो वेरी वेल, आपका एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो देखो यहां पर इस पर्टिकुलर पोर्शन को, यानी कि हम अपने जो ओव्यूल वाला पोर्शन है उसको एनलार्ज करके देख रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ सी, ये जो पोलन ट्यूब आ रहा है बच्चों, सिंस हम मान के चलते हैं ये जो पोलन ट्यूब पोलन था जो कि यहां पर जर्मिनेट किया है, वो 2 सेल स्टेज में शेड हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास आपको 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। वन इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जैसे हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बुलाते हैं, राइट। और ये वाला जो न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द जेनरेटिव न्यूक्लियस। So this is the generative nucleus, राइट। ओके, अब ये जनरेटिव न्यूक्लियस जैसे जैसे आप देखोगे आपका पोलन ट्यूब जो है वो
टुवर्ड्स द एम्ब्रायो सैक मूव करेगा। भाई अब याद कीजिए, ये जो पोलन ट्यूब है ये एम्ब्रायो सैक की तरफ मूव क्यों करेगा? उसके लिए कुछ तो एक स्टिमुलस होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस आपको याद होगा मैंने बताया था, वन ऑफ द सिनर्जिड जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट एग एपरेटस में प्रेजेंट होता है, वहां पर आप देखोगे एक सिनर्जिड जो है वो डीजेनरेट करेगा और उसके डीजेनरेशन के टाइम पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल जब रिलीज होंगे तो बेसिकली ये आपके पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस टुवर्ड्स द एम्ब्रायो सैक और द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड बिकॉज ऑफ दैट केमिकल। ठीक है, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बुलाते हैं? कीमोट्रोपिक मूवमेंट। तो आपका जो पोलन ट्यूब है वो डीजेनरेटिंग जो आपका सिनर्जिड है उससे रिलीज हो रहे केमिकल की तरफ कीमोट्रोपिकली मूव करेगा। ठीक है, ओके। अब देखो जैसे जैसे आपका पोलन ट्यूब जो है वो फाइनली आपके एम्ब्रायो सैक की तरफ पहुंचेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपका जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो जाएगा और फॉर्म करेगा 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, तो ये 2 मेल गैमीट्स जो हैं वो आपको फॉर्म होते हुए नजर आएंगे बाय द डिवीजन ऑफ द जनरेटिव न्यूक्लियस। तो आपके पास यहां पर 2 मेल गैमीट्स भी प्रेजेंट है। अभी आपके साथ यहां पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। फाइनली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे ही आपका पोलन ट्यूब पहुंचेगा आपके एम्ब्रायो सैक में, आप देखोगे आपका पोलन ट्यूब का जो एंड है दैट विल रप्चर। ठीक है, यहां पर रप्चरिंग हो जाती है पोलन ट्यूब की एंड की और आपका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, दिस ब्लू न्यूक्लियस, ये यहीं पर डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, तो डीजेनरेशन ऑफ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस विल आल्सो टेक प्लेस। अब क्या होगा? आपके जो 2 मेल गैमीट थे वो यहां आपके एम्ब्रायो सैक के अंदर इस सिनर्जिड के अंदर आप देखोगे पोर आउट हो जाएंगे। दैट मींस यहां पर आपकी बर्स्टिंग हुई पोलन ट्यूब की और जो भी कंटेंट आपके पोलन ट्यूब में प्रेजेंट था वो जाकर यहां पर इस सिनर्जिड के अंदर जो डीजेनरेट हो रहा था ना उसी सिनर्जिड में जाके रिलीज हो जाएगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब फाइनली आपके 2 मेल गैमीट्स जो हैं एम्ब्रायो सैक के अंदर पहुंच गए हैं। राइट, तो यहां पर आपके 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट हैं, दीज 2 रेड न्यूक्लियाई। फाइन, अब क्या होने वाला है? देखो इनमें से एक जो मेल गैमीट था आप देखोगे ये मेल गैमीट जाके आपके एग से फर्टिलाइज कर जाएगा। फाइन, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर एक मेल गैमीट यहां पर एग से फर्टिलाइज करेगा और दूसरा जो मेल गैमीट है वो जाके आपके सेंट्रल सेल, यानी कि ये जो आपका एम्ब्रायो सैक का बड़ा सा सेल है ना ब्लू कलर का, इसमें प्रेजेंट जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उससे जाके फ्यूज कर जाएगा। तो यहां पर देखो 2 फ्यूजन इवेंट्स अकर किए। मेल गैमीट, पहला मेल गैमीट जाके क्या करेगा? बाइंड या फ्यूज करेगा विद दी एग न्यूक्लियस, राइट, और दूसरा वाला जाके बाइंड करेगा या फिर फ्यूज करेगा विद दी 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो 2 इवेंट्स हैं दीज आर रेफरिंग टू द 2 इवेंट जो कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इवेंट वुड बी कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी इज सिंपली द नॉर्मल फ्यूजन प्रोसेस जिसमें आपका एक मेल गैमीट जाके आपके एग यानी कि फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करेगा टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो यहां पर मेल गैमीट इज गोइंग टू bind with or fuse with the egg to form the diploid zygote। तो ये कंडीशन इज सिनगैमी। सेकेंड वाला जो आपका फेट था यानी कि आपके सेकेंड न्यूक्लियस का मेल गैमीट का क्या फेट था? इट इज गोइंग टू बाइंड विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल। तो यहां पर क्या होने वाला है? आपका मेल गैमीट जो सेकेंड वाला मेल गैमीट था दिस इज गोइंग टू बाइंड विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, बोथ ऑफ देम जो हेप्लॉइड्स है। रिमेंबर आपको याद रखना है आपके जो एम्ब्रायो सैक के सारे सेल्स हैं चाहे वो एंटीपोडल्स हो, पोलर न्यूक्लियाई हो या फिर एग एपरेटस के सेल्स क्यों ना हो, दे वर ऑल हेप्लॉइड। राइट, तो आपका जो मेल गैमीट है वो यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि ईच ऑफ देम वर हेप्लॉइड उनसे बाइंड करेगा और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, जैसे हम शॉर्टली अब्रीविएट करते हैं एज पेन। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर आपको देखने को मिला आपका जो मेल गैमीट है वो हेप्लॉइड था, इजंट इट, और यहां पर जो आपका एग प्रेजेंट था दैट इज द फीमेल गैमीट, ये भी हेप्लॉइड था। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जाइगोट बनता है दैट इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड। राइट, फाइन। बट अगर आप देखोगे ट्रिपल फ्यूजन के केस में, इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं अभी हम समझते हैं। यहां पर जो मेल गैमीट था दिस वाज हेप्लॉइड, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ईच ऑफ देम वर हेप्लॉइड। राइट, इसका मतलब जब ये तीनों बाइंड करेंगे 3 हेप्लॉइड यहां पर जो न्यूक्लिया हैं वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस which is what we call as the primary endosperm nucleus। और सिंस यहाँ पर 3 हेप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन की आपको प्रोसेस जो है वो क्यों अकर करती है या फिर उसको क्यों ट्रिपल फ्यूजन बुलाते हैं वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज
कई बारी बच्चों आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, ये जो दो पोलर न्यूक्लिया है ना, बिफोर दैट कि आपका ये जो सेकंड न्यूक्लियस है जाके इन पोलर न्यूक्लिया से बाइंड करे, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ये पोलर न्यूक्लिया पहले से डिवाइड आपस में फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो वो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस भी पहले से बना के रखते हैं। अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आपको यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लिया सेपरेटेड नजर आएंगे जो कि आपस में बाइंड कर जाएंगे विद द सेकेंड मेल गैमीट टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो बच्चों, ये जो दो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए एज अ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इवेंट्स ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, ये आगे जाके क्या फॉर्म करेंगे? सो रिमेंबर, ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है बच्चों, ये आगे जाके फॉर्म करेगा आपका एम्ब्रायो, फाइन। और ये जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके देखो, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना ये किस में बना? यहां पर देखिए, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है ये आपका सेंट्रल सेल में बन रहा है। तो इसका मतलब जो आपका सेंट्रल सेल था ऑफ द एम्ब्रायो सैक, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ओके। और उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा विच वाज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड, वो कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो फाइनली जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल नॉट द न्यूक्लियस, राइट। तो अगर मैं बोलूं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विच इज नथिंग बट द सेल ऑफ दी सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रायो सैक, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद मिल रहा है। सो ये आगे जाके फॉर्म करता है अ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। तो ये जो फेट है आपको याद रखना है जाइगोट का एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का। सो आई होप द बेसिक प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत सिंपल सी प्रोसेस थी येट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को स्टडी करने के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन चेंजेस को जो कि आपको देखने को मिलते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड। तो भाई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, उनको हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर मेंशन है एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ अ फ्लावर, जहां पर आपको डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहां पर आपके सामने मेंशन है द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेपल्स, जो कि फॉर्म करते हैं द आउटरमोस्ट वॉल दैट इज कैलिक्स। उसके बाद आपको यहां पर कुछ कलरफुल पेटल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि फॉर्म करते हैं द सेकंड वर्ल फ्रॉम द आउटसाइड एंड दैट इज द कोरोला, इजंट इट। देन वी हैव द स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बुलाते हैं द स्टेमेंस, और ये जो स्टेमेंस हैं ये फॉर्म करते हैं द थर्ड वर्ल्ड फ्रॉम द आउटसाइड दैट इज एंड्रोशियम, ओके। एंड लास्टली जो सबसे इनरमोस्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज अ पिस्टल और अ कार्पल, जो कि फॉर्म करती है द इनरमोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर दैट इज गाइनोशियम, राइट। तो देखते हैं बच्चों इन डिफरेंट पार्ट्स का आखिर क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दी सेपल्स। तो बच्चों, ये जो सेपल्स हैं ये फर्टिलाइजेशन के बाद विदर अवे हो जाते हैं। दैट मीन्स दे बेसिकली ये ड्राई होके ना डाई कर जाते हैं। तो बेसिकली क्या होने वाला है, दे विल श्रिवल अप, ओके। सूख जाने के बाद ये झड़ जाएंगे, ठीक है। सो what about the sepals? They will wither away. But कुछ ऐसे भी आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल दी मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी, जिसमें आपको ये जो सेपल्स हैं वो परसिस्टेंट नजर आएंगे, ओके। इवन दो बाद में फ्रूट भी फॉर्म हो जाएगा ना, तब भी आपको सेपल्स अटैच नजर आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू सी, आपने कभी अगर एक टमेटो को देखा होगा, तो टमेटो में आपको यहाँ पर ना ऊपर की तरफ ऐसे ये कुछ लीफी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं इफ यू सीन। तो अगर मैं इसको और क्लैरिफाई कर दूं तो सी लाइक दिस, अगर ये एक टमेटो है तो ये जो आपको परसिस्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, दीज ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स, दे आर नथिंग बट दी परसिस्टेंट सेपल्स, जो कि आपको इवन आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। तो रिमेंबर, जो आपका टमेटो है दैट इज इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेजिटेबल, दिस इज अ फ्रूट, क्योंकि ये ओवरी से डेवलप होता है। सो रिमेंबर, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, ये सेपल्स होंगे, ओके। इवन अगर आपने इसी मेंबर इसी फैमिली का मेंबर चिली को देखा होगा, सो चिली में भी आपको क्या देखने को मिलता है, इनिशियली आपको ऐसे कुछ परसिस्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपकी ऐसे चिली होगी। तो बेसिकली ये भी आपके क्या हैं, दीज आर ऑल द सेपल्स, राइट। इवन आपको ब्रिंजल, जो कि इसी फैमिली को बिलोंग करता है, ब्रिंजल के केस में भी आपको वो स्ट्रक्चर देखने को मिलता ही है। तो अगर ये एक ब्रिंजल है तो उसमें भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ आप देखोगे आपका ऐसा ब्रिंजल देखने को मिलता है। सो दीज आर ऑल्सो दी सेपल्स, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली क्या होता है। यूजुअल केसेस में आप देखोगे एंजियोस्पर्म के केस में द सेपल्स आर गोइंग टू डिसअपियर और दे विल विदर अवे, बट कुछ फैमिली फॉर एग्जांपल सोलेनेसी के केस में आपको ये परसिस्टेंट नजर आएगा, ठीक है, ओके। देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वर्ल? द नेक्स्ट वर्ल इज गोइंग टू बी आवर कोरोला,
कोरोला इज फॉर्म्ड ऑफ द पेटल्स। तो ये जो कलरफुल पेटल्स भी है ना बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये भी झड़ जाते हैं, सो दे ऑल्सो विदर अवे। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट दी स्टेमेंस? अब ये जो थर्ड आपका स्ट्रक्चर है फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज स्टेमेंस। तो ये स्टेमेंस भी बच्चों आपको विदर अवे होते हुए नजर आएंगे। सो ये भी विदर अवे हो जाते हैं, दैट मीन्स ये भी झड़ जाते हैं। और जो आपका पिस्टल बचा, पिस्टल में भी आप देखोगे आपके पास ये जो आपका स्टिग्मा है और ये जो स्टाइल वाला पोर्शन है ये भी विदर अवे हो जाता है, ये भी आप देखोगे झड़ जाता है। नाउ आपके पास बचता है ओनली दिस स्ट्रक्चर विच इज दी ओवरी, राइट। अब ओवरी में भी क्या क्या चेंजेस होते हैं, वील ट्राई टू फिगर इट आउट। तो देखो ओवरी में आपको देखने को मिलेगा ये जो ओवरी है ये आगे जाके मैच्योर होती है इनटू द फ्रूट। ठीक है, तो भाई ओवरी से बनता है आपका फ्रूट, रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल। और जो ओवरी की वॉल है वो आपके फ्रूट की वॉल फॉर्म करती है। तो ओवरी है फ्रूट में मैच्योर होने वाली, और जो ओवरी की वॉल है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द फ्रूट वॉल विच इज कॉल्ड द पेरिकार्प। तो याद रखिएगा इस बात को भी, ओवरी का मैच्योरेशन होगा फ्रूट में और ओवरी की वॉल का मैच्योरेशन होगा फ्रूट की वॉल पेरिकार्प में। और आपको पता है आपको ओवरी के अंदर देखने को मिलता है ओव्यूल विच इज द मेगास्पोरेंजियम। अब ये जो ओव्यूल है ये फर्दर आपको पता है फ्रूट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डेफिनेटली द सीड। इसका मतलब अगर ओवरी ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रूट में तो ओव्यूल ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द सीड। तो बेसिकली जो ओव्यूल है दैट इज गोइंग टू मैच्योर इनटू द सीड। ठीक है, ओके। और देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको ओव्यूल के केस में अगर याद होगा, ओव्यूल में आपको ना दो एनवेलप्स देखने को मिलते थे जो कि ओव्यूल की बॉडी को कवर करते थे, विच वर द इंटेग्यूमेंट्स, इजंट इट। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो आपकी सीड की आउटर कोट को फॉर्म करेगा, और जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो आपकी सीड की इनर कोट को फॉर्म करेगा। तो इस बात को मैं यहां पर मेंशन कर भी देता हूं। तो देखो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज याद रखिएगा, जो आउटर इंटेग्यूमेंट है इट फॉर्म्स द आउटर सीड कोट विच इज कॉल्ड द टेस्टा। तो ये फॉर्म करता है टेस्टा विच इज द आउटर सीड कोट, और जो इनर इंटेग्यूमेंट है ये बनाएगा आपके सीड कोट की इनर कोट को विच इज द टेगमेन। ओके, तो ये टेगमेन फॉर्म करता है। तो बेसिकली आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओव्यूल के जो स्ट्रक्चर है, यहां पर ओव्यूल का जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो बनाएगा द टेस्टा और इनर इंटेग्यूमेंट बनाएगा द टेगमेन। ये चीज क्लियर है। और इनफैक्ट मैं आपको बता भी दूं, जो ओवरी की वॉल है दैट फॉर्म्स द फ्रूट वॉल विच इज कॉल्ड द पेरिकार्प। तो यहां पर फ्रूट वॉल पेरिकार्प बी फॉर्म होती हुई नजर आती है। ठीक है, ओके। सो आई होप बेसिक चेंजेस जो आपको ओवरी और ओव्यूल में देखने को मिलेंगे वो आपको समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं भाई कि ओव्यूल के अंदर भी जो एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होता है उसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनका क्या होगा। तो लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज इट। तो बेसिकली आपके सामने यहाँ पर एक ओव्यूल को हमने एनलार्ज कर लिया है, वी हैव द एम्ब्रायो सैक ओवर हियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई यहाँ पर आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म होता था विच वॉज दी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कहां प्रेजेंट था, सेंट्रल सेल में। तो बेसिकली आपका जो ये सेंट्रल सेल है, ओके, दिस बिग सेल ऑफ द एम्ब्रायो सैक, ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। सो रिमेंबर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दैट इज द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रायो सैक, ये फॉर्म करेगा आपका एंडोस्पर्म, जो कि एक हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो। देन वी हैव द स्ट्रक्चर जो कि नेक्स्ट फॉर्म होता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें आप देखोगे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आपका जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट यानी कि एग से फर्टिलाइज करेगा इट विल फॉर्म द जायगोट। तो जायगोट जो है वो फर्दर जाके फॉर्म करता है दी एम्ब्रायो। तो फाइनली आप देखोगे जायगोट वुड ट्रांसफॉर्म इनटू एम्ब्रायो। तो ये बेसिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड व्हाट अबाउट द अदर सेल्स ऑफ द एम्ब्रायो सैक, तो ये जो 3 एंटीपोडल सेल्स आपको देखने को मिलते थे ये यहाँ पर डीजनरेट कर जाते हैं, और साथ ही साथ जो सिनर्जिड्स थे वो भी डीजनरेट कर जाएंगे। सो 2 ही स्ट्रक्चर्स आपको फर्टिलाइजेशन के बाद देखने को मिलेंगे, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इनसाइड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और आपका जायगोट। और जिन दोनों के फेट मैंने आपको बता ही दिए हैं, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म्स द एंडोस्पर्म और जो आपका जायगोट है वो फॉर्म करता है एम्ब्रायो। सो आई होप द वेरियस चेंजेस जो कि आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर वेरी क्लियर। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट।
तो भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपको एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता हुआ नजर आता है, विल ट्राई टू फिगर इट आउट। तो देखो बच्चों, इतना चीज आपको याद रखना है, जो आपका एंडोस्पर्म है वो फॉर्म होता था फ्रॉम दी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से, इजंट इट? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे एक एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, विल ट्राई टू फिगर इट आउट। उससे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एन एंडोस्पर्म इज। तो बेसिकली एंडोस्पर्म क्या है? ये एक हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू है बच्चों। ये बहुत हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपके ग्रोइंग एम्ब्रायो को, ठीक है? सो रिमेंबर दिस फैक्ट वेरी वेल। देन अब ये बनता कैसे है? ये एंडोस्पर्म मैंने जैसे कि बताया आपको बनता हुआ नजर आएगा फ्रॉम दी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर आपको एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिलता था, विच वाज द रिजल्ट ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन, और उसे हम क्या बुलाते थे? वी यूज्ड टू कॉल इट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब अंडरगो करता है सीरीज ऑफ डिवीजन, तो आपको एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म फॉर्म होता हुआ नजर आता है। तो बेसिकली इट डेवलप्स आफ्टर द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस undergoes a series of divisions। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो जब ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फर्दर अंडरगो करेगा डिविजन्स, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर भी फॉर्म होगा ना, दैट इज द एंडोस्पर्म, वो भी ट्रिप्लॉइड होगा। सो रिमेंबर, जितने भी सेल्स आपको एंडोस्पर्म के न्यूट्रिटिव टिश्यू में देखने को मिलते हैं वो बेसिकली क्या होंगे? दे आर गोइंग टू बी ऑल ट्रिप्लॉइड इन नेचर। सो रिमेंबर दिस फैक्ट वेरी वेल। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमेशा आपको एम्ब्रायो डेवलपमेंट से पहले होता हुआ नजर आएगा। मतलब देखो, एम्ब्रायो को ग्रो करने के लिए नरिशमेंट चाहिए, राइट? तो भाई वो नरिशमेंट जो है वो पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, और वो नरिशमेंट आपका कहां पर प्रिपेयर्ड नजर आएगा? इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इनसाइड द एंडोस्पर्म। तो इसीलिए एंडोस्पर्म को पहले से फॉर्म्ड होकर रखना पड़ता है बिफोर आपका जाइगोट डिवाइड करके आपका एम्ब्रायो फॉर्म करे, ठीक है? तो रिमेंबर, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट। प्रीसीड्स मतलब पहले होता है, ठीक है? सो रिमेंबर, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमेशा पहले होगा देन योर एम्ब्रायो डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कुछ रिजर्व फूड जो है वो स्टोर्ड नजर आएगा ना। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं इस पर्टिकुलर टिश्यू के, दे आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है, दिस कुड बी डिफरेंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हो सकता है आपको ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में नजर आ जाए। सो स्टार्च भी हो सकता है, ऑयल्स भी हो सकते हैं, एंड इवन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको एक सीड का स्ट्रक्चर दिखाऊं, बेसिकली यहां पर एक मे सीड दिखाई जा रही है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है दिस ग्रीन पोर्शन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एम्ब्रायो। बट एम्ब्रायो डेवलप हो उससे पहले देखिए, ये जो लार्ज पोर्शन है ऑफ द सीड, इट इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूट्रिटिव टिश्यू जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इस एम्ब्रायो को, दैट इज एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हमेशा एम्ब्रायो से पहले होता है, जस्ट टू एंश्योर कि एम्ब्रायो को सफिशिएंटली नरिशमेंट यानी कि खाना मिलता रहे। ओके, दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ योर एंडोस्पर्म इज। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बेस्ड ऑन कि भाई उनका डेवलपमेंट पैटर्न क्या है। तो बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न आपको यहाँ पर 3 टाइप के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखो बच्चों, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आपको फ्रीली फ्लोटिंग न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अगर ये आपका एक एम्ब्रायो सैक है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो देखिए यहाँ पर आपको ये एम्ब्रायो फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कहां से होता है? जाइगोट से। और जाइगोट कहां फॉर्म होता था? एट द माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि एक तो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट था ना, तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द माइक्रोपाइलर एंड, और ये होगा आपका चलाजल एंड, ठीक है? तो देखो यहाँ पर जो आपका एम्ब्रायो है उसको सराउंड कर रहा जो ये टिश्यू है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एंडोस्पर्म। और यहाँ पर जो न्यूक्लियाई आपको देखने को मिल रहे हैं, दे आर फ्री, दैट मीन्स इनके पास आपको कोई सेल वॉल देखने को नहीं मिल रही है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फाइन, देन वी हैव इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म विच इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म मतलब यहाँ पर सेल्स जो हैं वो कंप्राइज करेंगे इस पर्टिकुलर एंडोस्पर्म को। तो बेसिकली अगर ये आपका एम्ब्रायो है, तो जो सराउंड कर रहा है ये टिश्यू देखने को मिल रहा है। ओके, ये जो टिश्यू है दिस इज गोइंग टू बी ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब यहाँ पर आपको न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय दी सेल वॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स ये वाला जो पर्टिकुलर आपको एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, इट रिप्रेजेंट सेल्यूलर एंडोस्पर्म। थर्डली वी हैव इज अ स्पेशल टाइप
ऑफ द एंडोस्पर्म जो कि इंटरमीडिएट माना जाता है बिटवीन दीज टू टाइप एंड इट इज कॉल्ड हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये एक मोनोकॉट एम्ब्रायो है। बेसिकली आपको ये मोनोकॉट्स के एक स्पेशल ऑर्डर जिसका नाम है हेलोबियल्स, उनमें देखने को मिलता है इस टाइप का एंडोस्पर्म। तो वील ट्राई टू फिगर आउट कि भाई इनका डेवलपमेंट होता कैसे है। तो बेसिकली 3 टाइप के एंडोस्पर्म देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल। आइए देखते हैं इनके डेवलपमेंट पैटर्न। तो चलो बच्चों देखते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक की कंडीशन दिखाई जा रही है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक में आपको 2 ही परसिस्टेंट सेल देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखने को मिलता है आपका डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज द डिप्लॉइड जाइगोट, जो कि सिनगैमी की वजह से फॉर्म हुआ था। और राइट इन द सेंटर ऑफ द एम्ब्रायो सैक आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जो कि रिजल्टेंट है आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन हैज अकर्ड। तो यहाँ पर ये जो ट्रिपल फ्यूजन से आकर करने वाला ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म होता है, विच इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इज गोइंग टू बी सीन ओवर हियर। ठीक है, और ये जो बड़ा सा सेल है दैट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, बाकी के जितने सेल्स थे जैसे कि सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स, दे ऑल डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हमारा काम इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से है। देखो मैंने आपको बताया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवीजन से ही फॉर्म होता है आपका एंडोस्पर्म। तो देखो कैसे होने वाला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बच्चों, आप देखोगे जो इनिशियल डेवलपमेंट होती है आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की, उनमें जब आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सो इट ओनली फॉलोज कैरियोकाइनेसिस। मतलब जो कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। इसका मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, बस केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड करता जा रहा है। तो आप देखोगे जितनी भी डिवीजन हुई, तो देखो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई फॉर्म किया। ये न्यूक्लियाई जो है फर्दर सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू कुछ और न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहे हैं, बट अभी तक देखिए कोई भी वॉल फॉर्मेशन अकर नहीं कर रही है। इसका मतलब आप देखोगे फर्दर जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता जा रहा है, इवन आपका जाइगोट भी देखिए एंड आपका एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता जा रहा है। आप देखोगे जब तक कि आपका पूरा एम्ब्रायो सैक पूरी तरह से इन फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियाई से फिल्ड अप नहीं हो जाता है, तब तक वॉल फॉर्मेशन आकर नहीं करेगा। तो इन जितनी भी स्टेजेस आपको इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी इन सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, दे आर गोइंग टू बी ऑल फॉलोइंग कैरियोकाइनेसिस। बट जो साइटोकाइनेसिस है दैट इज गोइंग टू बी एब्सेंट। इसका मतलब यहां पर आपको देखने को मिल रही है फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। मतलब ऐसी न्यूक्लियर डिविजन विच आर नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। तो भाई जब आपका एम्ब्रायो सैक पूरी तरह से इन फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियाई से फिल्ड अप हो जाता है, देन फाइनली यू विल सी साइटोकाइनेसिस हैपनिंग। तो साइटोकाइनेसिस आपको लास्ट में देखने को मिलेगी, और वो भी कहां से कहां की तरफ होती है, फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर। तो यानी कि वॉल फॉर्मेशन देखना है आप, बाहर से अंदर की तरफ हो रही है। तो इस टाइप में आपको वॉल फॉर्मेशन फाइनली देखने को मिलेगा, एंड जब तक कि आपका पूरा जो एम्ब्रायो है वो डेवलप हो जाएगा। बिकॉज आई टोल्ड यू एम्ब्रायो का डेवलपमेंट से पहले हमेशा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए एंडोस्पर्म डेवलप होता जा रहा है, और फाइनली व्हाट विल हैपन, ये जो फ्री न्यूक्लियाई है वो भी आपको डिसअपीयर हो जाएंगे, मतलब वो भी वॉल से आपको सराउंडेड नजर आएंगे। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा सराउंडिंग द एम्ब्रायो वुड बी अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आखिरी में ये पूरा का पूरा जो टिश्यू है ऑफ द एंडोस्पर्म, दिस विल ऑल बिकम सेल्यूलर। ठीक है, ओके। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल जहां पर आपको ये स्पेसिफिकली देखने को मिलेंगे। तो भाई न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में एक कॉमन पॉइंट बता दूं, ये आपको उन डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स के केस में देखने को मिलेगा जो कि बेयर करते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन, मतलब जिनके पेटल्स जो हैं दे आर फ्री, okay, they are not fused. So basically nuclear endosperm are generally seen in or occurs in polypetalous dicots. This is an important feature of the nuclear endosperm. In fact, ये जो पर्टिकुलर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, आप पहचानिएगा होंगे, दिस इज अ कोकोनट। तो बेसिकली इन कोकोनट या कोकोनट का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कोकोस न्यूसीफेरा। सो इन कोकोस न्यूसीफेरा जो आपको ये जो टेंडर कोकोनट
वाटर देखने को मिलता है, जैसे हम कोकोनट मिल्क भी बुलाते हैं, दिस इज नथिंग, बल्कि इसके अंदर आपको ना बहुत सारे फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लिया देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज नथिंग रिप्रेजेंटिंग अदर देन योर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो बेसिकली ये जो कोकोनट वाटर आपको देखने को मिल रहा है, दिस टेंडर कोकोनट वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ योर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इन कोकोस न्यूसिफेरा जो आपको टेंडर कोकोनट वाटर देखने को मिलेगा, दिस इज गोइंग टू कंटेन फ्री फ्लोटिंग nuclei, and they are all going to represent nuclear endosperm. So I hope the basic कॉन्सेप्ट अबाउट द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज वेरी क्लियर। कहाँ पाए जाते हैं, कैसे इनका डेवलपमेंट होता है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं द डेवलपमेंट ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म के केस में आपको कैसे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इस टाइप के एंडोस्पर्म का, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। तो देखिए यहाँ पर अगेन आपको एम्ब्रायो सैक की फर्टिलाइज्ड कंडीशन दिखाई जा रही है, जहां पर आपको इस तरफ देखने को मिल रहा है योर डिप्लॉयड जायगोट। तो इसका मतलब ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड और ये है द चलाजल एंड, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर इस टाइप के जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के पहले डिवीजन से ही आपको वॉल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मतलब जब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा तो एक ट्रांसफर्स वॉल आपको बीच में लेड होती हुई नजर आएगी। तो दैट मीन्स यहां पर एक ट्रांसफर्स वॉल नजर आएगी। दैट मीन्स जितनी बार अब आपकी न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे उनके बाद हमेशा आपको सेल वॉल फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। दैट मीन्स ऑल योर कैरियोकाइनेसिस आर फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बट देखिए जो पहला वॉल फॉर्मेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसवर्स वॉल। तो यहां पर जो वॉल ले हुई है दिस इज अ ट्रांसवर्स वॉल। बट आगे की जितनी भी वॉल्स लेड डाउन होंगी दे आर गोइंग टू बी इरेगुलर, उनका कोई शेप फिक्स्ड पैटर्न नहीं होने वाला है। तो कोई फिक्स्ड पैटर्न में वो आपको अपनी वॉल ले करते हुए नजर नहीं आएंगे, इसलिए आपको एक इरेगुलर सा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा ऑफ द सेल्स इन द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो इस तरीके के एंडोस्पर्म में आप देखोगे जब तक कि आपका एम्ब्रायो पूरी तरह से डेवलप होगा यू विल सी पूरा का पूरा जो एम्ब्रायो सैक है इट इज गोइंग टू बी सराउंडेड और फिल्ड बाय द सेल्स ऑफ दिस एंडोस्पर्म विच इज गोइंग टू बी ऑल सेल्यूलर। तो बेसिकली सेल्यूलर एंडोस्पर्म जो है वो यहाँ पर नजर आएगा एंड इट इज गोइंग टू बी फिल्ड विद ऑल द रिजर्व फूड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ आपको सेल्यूलर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बेसिकली कॉमन फीचर है या फिर देखने को मिलता है इन दोज डायकॉट्स जो कि गैमोपेटलस कंडीशन को बेयर करते हैं। तो बेसिकली इट इज कॉमन इन गैमोपेटलस डायकॉट्स, जहां पर उनके पेटल्स कैसे हैं, फ्यूज्ड कंडीशन में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गैमोपेटलस कंडीशन, राइट। तो वो डायकॉट जिनके पेटल्स फ्यूज होंगे वहां पर आपको सेल्यूलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नजर आएगा। और देखिए ये अगेन आपको प्रेजेंट नजर आता है इन द कोकोनट। कोकोनट में जो आपका कोकोनट वाटर को सराउंड करता हुआ आपको ये जो व्हाइट कर्नल देखने को मिलता है विच इज द व्हाइट एडिबल पार्ट, ये कुछ और नहीं बल्कि आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म ही है। तो दिस इज नथिंग बट दी व्हाइट कर्नल जो कि एडिबल है एंड दिस रिप्रेजेंट्स दी सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो देखो कोकोनट में आपको दो टाइप के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। जो कोकोनट वाटर है इट रिप्रेजेंट्स दी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और कोकोनट वाटर को सराउंड करता हुआ जो व्हाइट कर्नल आपको देखने को मिलेगा विच इज मीथी, उसे हम बुलाते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सो आई होप सेल्यूलर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट और उनके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म दैट इज हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो बच्चों हेलोबियल टाइप के जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है उसमें आपको एक स्पेशल कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, यानी कि यहां पर आपको जो इनका पैटर्न देखने को मिलेगा डेवलपमेंट का वो आपको सेल्यूलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बीच का देखने को मिलता है। सो इट इज एन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एन एंडोस्पर्म। सो ये इंटरमीडिएट है बिटवीन योर न्यूक्लियर and cellular endosperms. Important feature.
ठीक है, आइए देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर अगेन आपको एम्ब्रायो सैक की फर्टिलाइज कंडीशन दिखाई जा रही है। दिस एंड इज गोइंग टू बेयर द जाइगोट, इसका मतलब ये माइक्रोपाइलर एंड है, एंड दिस इज द चलाजल एंड। ठीक है, जहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, ये आपको थोड़ा सा पोलराइज नजर आएगा टुवर्ड्स दी चलाजल एंड, यानी कि थोड़ा सा शिफ्टेड नजर आएगा टुवर्ड्स दी चलाजल एंड। नाउ ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये अंडरगो करेगा अपना पहला कैरियोकाइनेसिस, मतलब ये न्यूक्लियर डिवीजन अंडरगो करेगा फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। बट यहाँ पर जो ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी सच दैट यहाँ पर आपको दो सेल्स तो फॉर्म होते हुए नजर आएंगे बट दे आर गोइंग टू बी अनइक्वल। तो यानी कि यहाँ पर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होने की वजह से आपको एक बड़ा सा चेंबर देखने को मिलेगा जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, इसलिए इट विल रिप्रेजेंट द माइक्रोपाइलर सेल और द माइक्रोपाइलर चेंबर। तो ये बड़ा सा जो चेंबर है दिस इज गोइंग टू बी योर माइक्रोपाइलर चेंबर और द माइक्रोपाइलर सेल, वाइल जो छोटा वाला सेल बना यहाँ पर ड्यू टू अनइक्वल सेल डिवीजन दैट इज गोइंग टू फॉर्म द चलाजल सेल और दी चलाजल चेंबर। तो ये चलाजल चेंबर है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर सबसे पहले तो वॉल फॉर्मेशन हुआ, तो मतलब सेल्यूलर कंडीशन ऑफ द एंडोस्पर्म यहां पर दिख रही है क्योंकि यहां पर दो सेल्स फॉर्म हो गए। बट दो जो चेंबर्स फॉर्म हुए हैं आफ्टर दिस अनइक्वल डिवीजन, उसमें अब जितनी भी डिवीजन्स होंगी दोनों चेंबर्स में अलग अलग आपको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेंगी। मतलब ये बड़े वाला माइक्रोपाइलर चेंबर में आपको जितने भी अब न्यूक्लियस का डिवीजन देखने को मिलेगा इट इज नॉट गोइंग टू बी अकम्पनीड बाय वॉल फॉर्मेशन। सिमिलरली जो चलाजल चेंबर होगा वहां पर भी आपको न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब दोनों जो चेंबर्स फॉर्म हुए थे आफ्टर द फर्स्ट सेल वॉल फॉर्मेशन, उन दोनों में ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर करेगी। तो देखो यहाँ पर पहले जो डिवीजन था दैट वाज सेल्यूलर टाइप ऑफ डिवीजन क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल ले हुई थी, बट आफ्टर जितनी भी डिवीजन होने वाली हैं दे आर ऑल गोइंग टू बी फ्री न्यूक्लियर, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म माना जाता है बिटवीन द न्यूक्लियर एंड द सेल्यूलर टाइप, राइट। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दो ये जो चेंबर्स फॉर्म हुए ना, पहला जो चेंबर था माइक्रोपाइलर चेंबर, दूसरा आपका जो चलाजल चेंबर है, इनमें ना जो डिवीजन है या रेट ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है उसमें आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। दैट मीन्स जो माइक्रोपाइलर सेल के न्यूक्लिया हैं वो डिवाइड करते हैं एट अ फास्टर स्पीड, वाइल जो चलाजल वाले चेंबर के आपको सेल देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, उसका रेट ऑफ डिवीजन है स्लोअर, राइट। एंड कभी कभी देखा जाता है कि ये जो चलाजल चेंबर है या फिर चलाजल अपरेटस जिसे हम बेसल अपरेटस भी बुलाते हैं, वो अक्सर बहुत सारे मोनोकॉट्स के केस में डीजेनरेट भी हो जाता है। सो दिस चेंबर में इवन गेट डीजेनरेटेड इन सम केसेस, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर फीचर है बच्चों ये आपको देखने को मिलता है इन मोनोकॉट्स, और मोनोकॉट्स के भी स्पेशल एक ऑर्डर में ये देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड हेलोबियल्स। तो बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट्स, और मोनोकॉट्स में भी एक स्पेशल ऑर्डर है, दैट ऑर्डर इज हेलोबियल्स। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो आई होप द डेवलपमेंट ऑफ हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो बच्चों अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एंडोस्पर्म। तो देखो बच्चों, एंडोस्पर्म के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि ये एक हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इजंट इट? ओके, तो भाई मान लीजिए कि सपोज एक एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में एम्ब्रायो ने एंडोस्पर्म का जितना भी फूड रिजर्व मटेरियल था उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया। तो ऐसे में जो मैच्योर सीड बनेगा क्या उसके पास कोई भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा? नहीं ना, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो में ही वो सारा का सारा जो रिजर्व फूड मटेरियल था ऑफ द एंडोस्पर्म वो पूरा कंज्यूम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो चुका है। तो जो रिजल्टेंट सीड बनेगा आफ्टर मैच्योरेशन इन सच केसेस उनके पास कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होगा। ऐसे में जो सीड फॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ओके, जिन्हें हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बुलाते हैं। वाइल कुछ ऐसे भी एम्ब्रायो होंगे जो कि अपने डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको एंडोस्पर्म परसिस्टेंट नजर आएगा इन द मैच्योर सीड्स। तो ऐसे सीड्स को हम बुलाएंगे द एंडोस्पर्मिक सीड्स और द एल्ब्यूमिनस सीड्स। सो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट द एंडोस्पर्म may be either completely consumed up by the developing embryo
और बिफोर द सीड मैच्योरेशन, या फिर इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड्स ऑल्सो। तो इस बेसिस पे हम सीड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैच्योर सीड्स के पास आपका एंडोस्पर्म एब्सेंट है क्योंकि एम्ब्रायो ने पूरी तरह से उसको कंज्यूम कर लिया, वी कॉल इट नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, जो कि आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे इन द बीन्स एंड द पल्सेस। तो यहाँ पर देखिए आपको जो कंडीशन देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर फर्स्टली वी हैव इज बीन्स। तो बीन्स में आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलेगा, दैट मीन्स वहां पर कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। सिमिलरली आपको जो पीज होती हैं, मटर में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा भाई कोई भी एंडोस्पर्म। सिमिलरली आपको ग्राउंड नट में भी नहीं देखने को मिलता है द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, बिकॉज एम्ब्रायो ने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया है, राइट। नाउ वी हैव द अदर कैटेगरी दैट इज योर एंडोस्पर्मिक सीड्स। मतलब यहाँ पर एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है, मतलब एम्ब्रायो ने पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया था इन इट्स डेवलपमेंट। तो देखिए इस टाइप के सीड्स को ना हम एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बुलाते हैं, और इनके एग्जांपल्स आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे द सीरियल्स। ओके, तो सीरियल्स में इवन आपको देखने को मिलेगा, और इवन आपको ये कोकोनट के केस में भी देखने को मिलता है। कोकोनट के केस में तो हमने देखा भी है ना, एंडोस्पर्म इज सीन इज द फॉर्म ऑफ दिस व्हाइट कर्नल, इजंट इट। तो देखिए यहाँ पर आपको वीट के केस में your wheat is going to represent a seed जो कि endospermic है। okay, then we have is your rice। तो राइस के केस में भी आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, so it is an endospermic seed। then we have is coconut। कोकोनट के बाद we have maize also। तो maize में भी आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। एंड लास्टली we have is your castor seed। तो कैस्टर में भी आपको देखने को मिलता है द प्रेजेंस ऑफ योर एंडोस्पर्म। सो दे ऑल रिप्रेजेंट दी एंडोस्पर्मिक सीड। वाइल यहाँ वाले जितने एग्जांपल्स हैं ऑफ द पीज एंड द बीन्स एंड द पल्सेस, दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग योर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। आई होप द डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म इज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो बच्चों हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तो देख लिया, इसका मतलब अब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नरिशमेंट है टू प्रोवाइड टू दी डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो भाई देर किस बात की, अब हमको फाइनली स्टडी करना है द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, बिकॉज हमने नरिशमेंट के लिए टिश्यू रेडी कर लिया है, राइट। रिजर्व फूड मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस अब यहाँ पर देरी है आपके एम्ब्रायो के फॉर्मेशन की। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एम्ब्रायोजेनी। ओके, या फिर इसको हम एम्ब्रायोजेनेसिस भी बुलाते हैं। तो बच्चों एम्ब्रायोजेनी, अगर आप इस टर्म को ब्रेक करते हो, एम्ब्रायो मीन्स आप जानते हो एम्ब्रायो की बात हो रही है, और जेनी या फिर जेनेसिस बताता है द प्रोसेस ऑफ जेनरेशन, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रायोजेनी या फिर एम्ब्रायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो, ओके, फ्रॉम अ डिप्लॉयड जाइगोट। बिकॉज आप जानते हो आपका जो एम्ब्रायो है वो किससे बनता है, फ्रॉम दी जाइगोट। तो जाइगोट डिवाइड करेगा टू फॉर्म दी एम्ब्रायो। इसका मतलब इस एंटायर प्रोसेस जिसमें आपका जाइगोट जो है वो डिवीजन के बाद फॉर्म करता है मैच्योर एम्ब्रायो को, वुड बी कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बच्चों, ये चीज आप अच्छे से जानते हो, मोस्ट केसेस में जो डिवीजन होगा जाइगोट का वो तभी इनिशिएट होगा या स्टार्ट होगा जब आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म रेडी हो एज अ नरिशमेंट फॉर दी ग्रोइंग एम्ब्रायो। तो देखो बच्चों हमेशा याद रखना है, जैसा कि हमने देखा सबसे पहले आपको हमेशा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इट इज गोइंग टू ऑलवेज बी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ योर एम्ब्रायो। द रीजन इज कि जो एंडोस्पर्म है ना उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल है टू प्रोवाइड टू दी एम्ब्रायो। तो इस केस में जाइगोट तभी डिवाइड करना स्टार्ट करेगा जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नरिशमेंट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो टू प्रोवाइड टू दी डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, ओके। देन अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो बच्चों एम्ब्रायोजेनी जो है वो आपको दोनों टाइप के प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो एंजियोस्पर्म्स को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ना, मोनोकॉट्स में एंड डाइकॉट्स में। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों ही जो एंजियोस्पर्म के ग्रुप्स हैं, दोनों के सीड के स्ट्रक्चर्स में आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, राइट। बट जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की ऑफ द एम्ब्रायो इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स वो आपको सिमिलर नजर आएंगी। ठीक है, सो द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रायो डेवलपमेंट आर similar in both monocotyledons and the dicotyledons। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। तो आइए अब हम एक एक करके इन दोनों ही कैटेगरीज ऑफ द एंजियोस्पर्म्स यानी कि डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स के केस में एम्ब्रायोजेनी को स्टडी करते हैं। तो बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द डाइकॉट एम्ब्रायोजेनी। दैट मींस वी आर गोइंग टू बी टेकिंग अप द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो। और जिस टाइप के डाइकॉट एम्ब्रायो को हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं उसे हम बुलाते हैं द ऑनोग्रेट टाइप ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस। ओके, तो जिस टाइप का एम्ब्रायो डेवलपमेंट हम स्टडी करेंगे उसे हम ऑनोग्रेट टाइप बुलाते हैं बच्चों, ऑनोग्रेट टाइप, या फिर इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वी इवन कॉल इट
क्रूसिफर टाइप ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ओके, इसको क्रूसिफर टाइप क्यों बुलाते हैं? बिकॉज जिस पर्टिकुलर प्लांट में हम इस टाइप के एम्ब्रायो डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं वो बिलोंग करता है टू द फैमिली क्रूसीफेरी, विच इज नथिंग बट योर फैमिली ब्रासिकेसी, राइट। तो अगर मैं आपको उस पर्टिकुलर प्लांट का नाम बताऊं जिसमें हम इस टाइप के एम्ब्रायो डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, दैट इज, इसका साइंटिफिक नेम इज कैप्सुला बर्सा पास्टोरिस। ओके, सो कैप्सुला बर्सा पास्टोरिस, जिसका कि हम कॉमनली बुलाते हैं एज दी शेपर्ड्स पर्स। ये वो पर्टिकुलर प्लांट है जिसमें कि हम पढ़ते हैं इस टाइप के एम्ब्रायो डेवलपमेंट को, और ये बिलोंग करता है टू द फैमिली क्रूसीफेरी। ठीक है, ओके। तो देखते हैं बच्चों कि कैसे इस टाइप का आपका एम्ब्रायो डेवलपमेंट आकर करता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम यहाँ पर बिगिन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपको वेरियस स्टेजेस देखने को मिल रही हैं ऑफ दी डाइकॉट एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बिगिन कर रहे हैं विद दी एग स्टेज। एग यहाँ पर जो होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि यहाँ पर मेल गैमीट जो है वो फ्यूज कर गया है विद दी फीमेल गैमीट। तो यहाँ पर ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर जाइगोट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इस जाइगोट की पोलैरिटी देखनी होगी। जो भी यहाँ पर ऊपर की तरफ रीजन है, दैट मीन्स आपके जाइगोट का ऊपर वाला रीजन जो होगा, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दी चलाजल एंड। सो ये चलाजल एंड रहेगा हमेशा जितने भी आगे हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और जो नीचे वाला रीजन होगा, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दी माइक्रोपाइलर एंड। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होने वाला है, आपका जो जाइगोट है वो अंडरगो करने वाला है एक अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन, यानी कि वो दो सेल्स में डिवाइड करेगा एक ट्रांसवर्स वॉल की फॉर्मेशन की वजह से, बट वो एक अनइक्वल डिवीजन होगी। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट टू सेल्स आपको फॉर्म होते हुए नजर आने वाले हैं, उनमें से एक सेल जो होगा बड़ा होगा। तो जो सेल आपको लार्जर सेल देखने को मिलेगा वो फॉर्म होगा टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड। रिमेंबर दिस थिंग। और इस सेल को हम बेसल सेल बुलाते हैं, या फिर इसको हम सस्पेंसर सेल भी बुलाते हैं, क्योंकि आगे जाके ये सस्पेंसर फॉर्म करता है। ठीक है, वाइल जो ऊपर की तरफ यानी कि चलाजल एंड की तरफ फॉर्म होने वाला छोटा सेल फॉर्म हुआ, ये जो छोटा सा सेल फॉर्म हुआ ना, दिस इज कॉल्ड दी अपाइकल सेल, और ये अपाइकल सेल जाके फॉर्म करेगा आपका एम्ब्रायो। इसीलिए इसको हम एम्ब्रायोनल सेल भी बुलाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रायोनल सेल। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद होगी। तो एम्ब्रायोनल सेल आगे जाके बनाएगा एम्ब्रायो, सस्पेंसर सेल आगे जाके बनाएगा सस्पेंसर। तो अब ये जो दो सेल्स बने हैं, इनकी हम जो डिवीजन हैं उनको दो सेपरेट तरीके से पढ़ते हैं। तो लेट अस सी कि आपका सस्पेंसर सेल आगे कैसे डिवीजन शो करेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो सस्पेंसर सेल फॉर्म हुआ है बच्चों, सस्पेंसर सेल अंडरगो करेगा रिपीटेड डिविजन्स। तो ये अंडरगो करेगा रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन, जिससे कि आपको एक रो ऑफ सेल्स फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। तो देख रहे हो इस तरीके से आपका जो सस्पेंसर वाला रीजन है ना, देखिए यहाँ पर कितने सारे सेल्स आपको एक ही रो में एक लाइन में अरेंज नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सस्पेंसर है ये फॉर्म्ड होता है ऑफ अबाउट 6 to 10 सेल्स। तो आपको यहाँ पर इन टोटल अराउंड 6 to 10 सेल्स देखने को मिलते हैं इन दी सस्पेंसर। ओके, और ये जो सेल्स हैं उनमें सबसे जो नीचे वाला सेल होगा, दिस सेल इज कॉल्ड द हॉस्टोरियल सेल। तो इसे हम बुलाते हैं हॉस्टोरियल सेल, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, वी इवन कॉल इट दी सैक सेल। ठीक है, तो और इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं, इसको हम वेसिकुलर सेल भी बुलाते हैं, बिकॉज सैक का दूसरा नाम वेसिकल भी है। तो वेसिकुलर सेल भी बुला सकते हो आप। तो बेसिकली ये जो हॉस्टोरियल सेल है, इसका काम क्या है? ये हॉस्टोरियल सेल आपको पता है ना, एम्ब्रायो जब भी बनेगा वो हमेशा सराउंडेड होगा बाय द एंडोस्पर्म। तो बेसिकली क्या होने वाला है, ये जो हॉस्टोरियल सेल है ये सराउंडिंग एंडोस्पर्म सेल से नरिशमेंट को अब्सॉर्ब करता है। सो इट अब्सॉर्ब्स नरिशमेंट फ्रॉम neighboring cells। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है अबाउट द हॉस्टोरियल सेल। तो दिस इज द हॉस्टोरियल सेल। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट सेल, ये सबसे पहला सेल है आपके सस्पेंसर का। ठीक है, और जो सबसे लास्ट सेल होता है ऑफ द सस्पेंसर, दैट इज दिस सेल।
ये जो लास्ट सेल है ऑफ द सस्पेंसर, ये कहलाता है बच्चों दी हाइपोफाइसिस। सो दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। तो ये जो हाइपोफाइसिस है, ये अकेला सस्पेंसर का वो पार्ट है जो कि आपके एम्ब्रायो का हिस्सा बनेगा। तो देखो, आपको पता है एम्ब्रायोनल सेल के डिवीजन से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एम्ब्रायो बनाएगा, इजंट इट? बट सस्पेंसर सेल का एक ऐसा सेल है जो कि आपके एम्ब्रायो का हिस्सा बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड दी हाइपोफाइसिस और द लास्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर। ये एक्चुअली फॉर्म करता है द रेडिकल टिप। तो इट फॉर्म्स द टिप ऑफ योर रेडिकल, ठीक है? ओके, तो ये बेसिक चीज है आपके सस्पेंसर के बारे में। तो सस्पेंसर क्या है? एक आपको रो ऑफ सेल्स देखने को मिलेगा, जिसका कि एक सेल जो सबसे पहला सेल है दैट इज गोइंग टू हेल्प इन अब्सॉर्बिंग द नरिशमेंट, और वो उसको प्रोवाइड करता है टू दी एम्ब्रायो। और दूसरा जो आपको लास्ट सेल देखने को मिल रहा है सस्पेंसर का, वो आपको यहाँ पर हाइपोफाइसिस देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है? वो आपके एम्ब्रायो का हिस्सा बनता है और वो बनाता है द रेडिकल टिप, ठीक है? और ये जो इलोंगेटेड आपको सस्पेंसर देखने को मिल रहा है ना, ये इलोंगेटेड इसलिए होता है बिकॉज इट पुशेज योर एम्ब्रायो, ये आपके एम्ब्रायो को और डीपर पुश करता है इनटू द एंडोस्पर्म, ठीक है? तो इसीलिए द रोल ऑफ द सस्पेंसर इज टू पुश योर एम्ब्रायो इन द एंडोस्पर्म, इन द डीपर पार्ट्स। ओके ओके, तो ये तो बात हो गई भाई हमारे सस्पेंसर सेल की। अब देखते हैं कि एम्ब्रायोनल सेल से एम्ब्रायो कैसे फॉर्म होगा, ठीक है? चलिए, तो देखिए यहां पर आपके पास ये एम्ब्रायोनल सेल था। अब देखो यहां पर जो एम्ब्रायोनल सेल है बच्चों, ये अंडरगो करेगा दो वर्टिकल डिविजन्स। वर्टिकल डिविजन यानी कि ऐसे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स में, बट दो वर्टिकल डिविजन्स के यानी कि जो दो सक्सेसिव डिविजन्स होंगी ना, उनके प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इमेजिन अगर ये एक सेल है, ओके, सो इफ दिस इज अ सेल, तो अगर एक डिवीजन ऐसे हो रहा है इस प्लेन में, ठीक है, तो दूसरा डिवीजन इस प्लेन में होगा, ठीक है? दोनों वर्टिकली हो रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, बट प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं। अगर एक प्लेन ऐसा जा रहा है तो दूसरा प्लेन ऐसे जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टोटल कितने सेल फॉर्म होते हुए नजर आएंगे? इमेजिन कीजिए, मैंने अगर सपोज ये सेल को ऐसे लंबाई में काटा, पहले ऐसे फ्रंट व्यू में, तो 2 सेल्स, और फिर मैंने इसको ऐसे भी काट दिया, तो कितने हुए? 4 सेल। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 सेल्स देखने को मिलेंगे। और ये जो स्टेज आपको देखने को मिलने वाली है ना, यहाँ पर आपको 4 सेल देखने को मिल रहे हैं। इसको हम लोग बेसिकली क्वाड्रेंट स्टेज बुलाते हैं, बट यहाँ पर क्वाड्रेंट स्टेज इज मिसिंग। तो देखो क्या होने वाला है, अभी तो यहाँ पर सिर्फ 2 वर्टिकल डिविजन्स हुई इन द 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स फॉर्मिंग अ क्वाड्रेंट, यानी कि 4 सेल प्रो एम्ब्रायो, ठीक है? अब क्या होने वाला है, जो ये 4 सेल्स बने ना, दे आर गोइंग टू अंडरगो 1 ट्रांसवर्स डिवीजन। मतलब अभी जो 4 सेल बने थे, उन दोनों में एक एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने वाली है। तो कितने सेल्स बनेंगे? देखो, ऊपर वाले जो 2 सेल्स हैं उनमें आपको अगेन डिवीजन होगा तो 4 सेल बनते हुए नजर आएंगे, और नीचे वाले जो 2 सेल्स है उनमें अगर ट्रांसफर डिवीजन होगा तो अगेन 4 सेल्स बनते हुए नजर आएंगे। दैट मीन्स इन टोटल आपको देखने को मिलेंगे 8 सेल्स। और इस टाइप के एम्ब्रायो की स्टेज को हम बुलाते हैं दी ऑक्टेंट स्टेज और द ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रायो, बिकॉज अभी एम्ब्रायो मैच्योर नहीं है ना, इसलिए इसको हम प्रो एम्ब्रायो बुलाएंगे। तो बेसिकली आपने क्या देखा, ये 2 सेल स्टेज में जो एपाइकल सेल है वो क्या क्या अंडरगो करने वाला है, यहां पर आपको 2 वर्टिकल डिविजन्स इन परपेंडिकुलर प्लेन्स और एक ट्रांसवर्स डिवीजन देखने को मिलेगी टू फॉर्म द ऑक्टेंट स्टेज। इस बात को याद रखिएगा। ओके, अब क्या होने वाला है, देखिए ये जो ऑक्टेंट स्टेज बन गई, यानी कि यहां पर आपके पास टोटल 8 सेल्स प्रेजेंट हैं। अब इनमें आपको एक पेरिक्लाइनल डिवीजन देखने को मिलेगा। व्हाट इज अ पेरिक्लाइनल डिवीजन? पेरिक्लाइनल डिवीजन देखो हम समझेंगे, उसको समझने के लिए आपको यहां पर एक कंडीशन देखनी पड़ेगी। देखिए ये एक पेरिक्लाइनल डिवीजन की सिचुएशन है। तो देखो इमेजिन करो आपके टिश्यूज जो है ना वो इस तरीके से लगे हुए हैं, ओके, इस तरीके से रोज में लगे हुए हैं। ओके, नाउ एक डिवीजन आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो कि देखो टिश्यू सरफेस के पैरेलल जा रही है। तो टिश्यू अगर ऐसे जा रहा है तो डिवीजन भी ऐसे आएगी। ओके, तो जो प्लेन होगा डिवीजन का वो इस तरीके से होगा सच दैट इट इज पैरेलल टू द टिश्यू सरफेस, और इस टाइप की डिवीजन को हम कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो इसमें क्या होगा, जब एक सेल के बीच में ऐसे सेल वॉल ले होगी तो ऐसे में नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ दी सेल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो पेरिक्लाइनल जो डिवीजन होती हैं वो नंबर ऑफ लेयर्स को इंक्रीज कर देता है, राइट? ओके, और
जो दूसरी टाइप की डिवीजन आपको देखने को मिलेगी ना, वो आपको टिश्यू सरफेस के परपेंडिकुलर देखने को मिलेगी। मतलब अगर टिश्यू ऐसे जा रहा है तो डिवीजन देखो इस प्लेन में हो रही है, तो ये जो डिवीजन होती है दैट इज एंटीक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल डिवीजन एक लेयर में प्रेजेंट नंबर ऑफ सेल्स का नंबर बढ़ा देता है, ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। बट यहां पर पेरिक्लाइनल डिवीजन होने वाली है, मतलब आपकी जो 8 सेल्स यानी कि ऑक्टेंट स्टेज थी ना, उसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से एक बाहर की लेयर आपको डेवलप होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आपको एक आउटर लेयर ऐसे फॉर्म होती हुई नजर आएगी, ठीक है। और ये जो लेयर है बच्चों, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इस लेयर को हम बुलाते हैं डर्मेटोजेन। क्या बुलाते हैं इसको हम? डर्मेटोजेन। डर्मा वर्ड मतलब आप जब भी जानते हो, डर्मा वर्ड जब भी आता है इट इज रिलेटेड टू द स्किन। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, मतलब स्किन डॉक्टर, सो डर्मा वर्ड इज स्किन। तो भाई प्लांट्स की स्किन कौन बनाता है? दी एपिडर्मिस। तो इसका मतलब ये डर्मेटोजेन है, यानी कि प्लांट्स की स्किन को जनरेट करने वाला, मतलब आगे जाके ये फॉर्म करेगा आपका, क्या फॉर्म करने वाला है? दी एपिडर्मिस, राइट, ओके। एंड देन फर्दर अंदर की डिवीजन होने के बाद आप देखोगे कुछ और 2 लेयर्स में आपको सेल्स डिफरेंशिएटेड नजर आएंगे। तो जो आगे के डिविजन होंगे वो आगे जाके आप देखोगे ग्राउंड टिश्यू फॉर्म करते हैं और वास्कुलर टिश्यूज फॉर्म करते हैं ऑफ द प्लांट, तो उनको हम आगे समझेंगे। बट उससे पहले आप इतना समझ लीजिए, आपको एक पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से डर्मेटोजेन का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ना एक ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो एम्ब्रायो आपको देखने को मिला वो आपको एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दे रहा है। ग्लोब्यूलर वर्ड का मतलब देखो कैसे रिलेट करोगे, आपको ग्लोब कैसा नजर आता है? गोल ना, तो आपको यहाँ पर भी ये गोल कंडीशन देखने को मिल रही है, जस्ट लाइक अ ग्लोब, बट ये छोटा सा ग्लोब है, इसीलिए वी कॉल इट ग्लोब्यूल। तो ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, फाइन। तो ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें अब आप देखोगे इसके 2 साइड से आपको ना ऐसे प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगी। मतलब अब आपका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसे रफली ट्रायंगुलर होता जाएगा, बिकॉज यहां पर आपको साइड्स की डिवीजन देखने को मिल रही है। तो 2 साइड्स में डिवीजन ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ सेल्स इन साइड्स पे ज्यादा होने वाले हैं। सो ऐसे में ये आपको रफली ट्रायंगुलर अपीयर करेगा, लाइक दिस। तो इस स्टेज को हम बुलाते हैं द ट्रायंगुलर स्टेज। तो सबसे पहले हमने ग्लोब्यूलर स्टेज देखी आफ्टर द ऑक्टेंट, देन वी सॉ द ट्रायंगुलर स्टेज। अब देखो धीरे धीरे आप देखोगे यहां पर एक्चुअली ये जो प्रोजेक्शंस बाहर आ रहे हैं ना, दे आर नथिंग बट योर कॉटिलेडन्स। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे हैं दे आर डेवलपिंग कॉटिलेडन। तो जब ये कॉटिलेडन थोड़ा सा और बाहर आएंगे तो आप देखोगे बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा डिप्रेस नजर आएगा, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस अपीयर्स टू बी लाइक अ हार्ट, इसीलिए इसको हम हार्ट स्टेज कहते हैं, या फिर इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज कॉर्डेट स्टेज, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट स्टेज और द कॉर्डेट स्टेज, फाइन, ओके। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, जो डेवलपिंग कॉटिलेडन्स हैं वो और ज्यादा इलॉन्गेट होंगे। तो आप देखोगे ये वाला जो रीजन है वो और इलॉन्गेट हो रहा है, राइट। और ये जो डिप्रेशन बन रहा है ना बिटवीन द कॉटिलेडन्स, यहां पर एक्चुअली प्रेजेंट होता है आपका शूट एपाइकल मेरिस्टेम। तो यहां पर बेसिकली आपका शूट एपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, फाइन। एंड फाइनली आप देखोगे आपका जो कॉटिलेडन्स है वो ज्यादा इलॉन्गेट हो जाएंगे। अब ज्यादा इलॉन्गेट हो रहे हैं, उसी टाइम पे आपके सस्पेंसर भी आपके एम्ब्रायो को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं टू द एंडोस्पर्म। तो व्हाट विल हैपन, आपके कॉटिलेडन्स को इनफ स्पेस नहीं मिलेगी ना, तो ऐसे में यू विल सी आपका जो कॉटिलेडन्स हैं वो ऐसे नीचे की तरफ बेंड कर जाएंगे। तो ये 2 कॉटिलेडन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डायकॉट्स। डायकॉट्स में तो आपको 2 कॉटिलेडन देखने को मिलेंगे, डायकॉटिलेडन्स। तो यहाँ पर 2 डायकॉट्स कंडीशन में आपको 2 कॉटिलेडन देखने को मिल रहे हैं, और ये रीजन में आपको शूट अपाइकल मेरिस्टेम देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द डिप्रेशन बिटवीन दीज 2 कॉटिलेडन्स, फाइन। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो बाहर वाली लेयर होगी, राइट, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी ऑफ द एम्ब्रायो, वो डर्मेटोजेन से डेवलप हुई होगी। इसका मतलब वो एपिडर्मिस फॉर्म करेगी। तो डर्मेटोजेन गिव्स राइज टू द एपिडर्मिस, फाइन। एंड जो आपको बीच की लेयर देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग ये वाली लेयर जो होगी, समथिंग लाइक दिस, ये लेयर बेसिकली गिव राइज करती है टू द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, जिसमें आपका कॉर्टेक्स वगैरह आता है, पिथ वगैरह आता है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू गिव राइज टू द ग्राउंड टिश्यू। एंड जो सबसे इनर लेयर होती है यहां पर, तो यहां पर जो आपको अंदर वाली लेयर देखने को मिलेगी, दिस वन, सबसे इनर मोस्ट रीजन, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग द वैस्कुलर टिश्यू। तो यहां पर वैस्कुलर टिश्यू फॉर्म होता है। तो देखते हैं ये कंडीशन हम थोड़ा सा और अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं विद अ कलरफुल डायग्राम। तो देखो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है द डायकॉट एम्ब्रायो वाला पोर्शन, जहां पर दीज आर योर 2 कॉटिलेडन्स, इनके बीच में आपको ऑब्वियसली शूट अपाइकल मेरिस्टेम देखने को मिल रहा है, राइट। तो आप देखोगे अगर हम इस एम्ब्रायो को
पूरी तरह से ना इसके लेयर्स को डिफ्रेंशिएट कर लें, तो ये जो ऑरेंज लेयर है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस है बच्चों, और ये एपिडर्मिस आई है फ्रॉम दी डर्मेटोजन, और डर्मेटोजन को हम प्रोटोडर्म भी बुलाते हैं। प्रोटोडर्म, प्रोटो वर्ड बताता है समथिंग विच इज फॉर्म्ड फर्स्ट, ओके, और डर्म मीन्स द स्किन। तो सबसे पहले डेवलप होने वाली जो स्किन है दैट इज गोइंग टू बी प्रोटोडर्म, जो कि डर्मेटोजन से डेवलप हुई है, राइट। तो ये एपिडर्मिस से बनेगा, फाइन। एंड ये जो ग्रीन वाला लेयर है, ओके, दिस ग्रीन लेयर इज गोइंग टू फॉर्म दी ग्राउंड मेरिस्टेम। एंड सबसे इनर जो आपको येलो कलर का ये रीजन देखने को मिल रहा है, ये आपके वैस्कुलर टिश्यू को फॉर्म करेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द प्रोकैम्बियम, क्योंकि आगे जाके ये आपके वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम और कैम्बियम को फॉर्म करने वाला है, ओके। तो ऊपर वाले टिप की तरफ आपको सैम देखने को मिलेगा यानी कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम, और नीचे की तरफ आपको वो अपाइकल मेरिस्टेम वाला रीजन देखने को मिलेगा जो कि आपके रूट सिस्टम को जनरेट करेगा, दैट इज द रूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो बेसिकली यहाँ पर आपको शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम देखने को मिल रहा है, और रेडिकल जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम जहाँ पर प्रेजेंट होगा ना, उस पर्टिकुलर रीजन में आपको जो रीजन है उसका थोड़ा सा जो रूट टिप है या बेसिकली जो रेडिकल टिप है वो कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा? यस, द लास्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर दैट इज हाइपोफाइसिस। इस बात को भी याद रखिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ डाइकॉट एम्ब्रायो। सो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट एम्ब्रायो इन डिटेल। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रायो। तो बच्चों एक मैच्योर टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रायो में आपको दो हिस्से देखने को मिलते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रायोनल एक्सिस, और दूसरी चीज आपको देखने को मिलते हैं दो कॉटिलेडन्स। सो वी आर गोइंग टू बी विटनेसिंग टू कॉटिलेडन्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डाइकॉट्स, इजंट इट? ओके, तो देखो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूं इस डायग्राम के थ्रू, तो देखो अगर मैं एक डाइकॉट सीट को ओपन अप करूं तो यू विल सी आपको ना एक एक्सिस देखने को मिल रहा है। दिस एक्सिस दैट यू सी, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एम्ब्रायोनल एक्सिस। तो ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है, ठीक है बच्चों? ओके, एम्ब्रायोनल एक्सिस में आप देखोगे एक ऐसा पॉइंट है जिससे आपके दो कॉटिलेडन्स अराइज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ योर कॉटिलेडन्स। अब देखो इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से जो ऊपर वाला रीजन है, ऊपर वाला रीजन वो एक सिलेंड्रिकल रीजन है, ठीक है? और वो सिलेंड्रिकल रीजन एंड करता है इनटू द प्लूम्यूल, ओके। तो इसका मतलब ये जो सिलेंड्रिकल रीजन आपको देखने को मिल रहा है दिस इज अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, इसीलिए इस सिलेंड्रिकल रीजन को हम बुलाते हैं एपिकोटाइल, ठीक है? बिकॉज दिस इज अबव द लेवल ऑफ योर कॉटिलेडन। तो दिस रीजन इज कॉल्ड एपिकोटाइल बिकॉज एपी मीन्स अबव एंड कोटाइल इज वर्ड फॉर द कॉटिलेडन, राइट? तो इसका मतलब एपिकोटाइल क्या है? इट इज द रीजन विच इज it is a region of the embryonal axis जो कि cylindrical है और above the level of cotyledons देखने को मिलता है, और ये end करता है into a region which is called the plumule। और plumule आप जानते हो ये वो पार्ट है सीड का जो कि आगे जाके क्या फॉर्म करता है? It forms the shoot system, ठीक है? तो इस बात को याद रखिएगा। The structure that we see is epicotyle जो कि क्या है? It is a portion of the embryonal axis above the level of कॉटिलेडन, और ये टर्मिनेट करता है प्लूम्यूल में जो कि आगे जाके शूट सिस्टम फॉर्म करता है। सिमिलरली अगर कॉटिलेडन्स के नीचे वाला हिस्सा देखें तो यानी कि इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलेडन के लेवल के नीचे वाला जो रीजन है दिस इज प्रेजेंट, सिंस इट इज प्रेजेंट बिलो द कॉटिलेडन, इस एक्सिस को हम बुलाते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो मीन्स बिलो, कोटाइल मीन्स कॉटिलेडन, राइट? और ये फाइनली एंड करता है इन अ टिप, और ये जो टिप होती है ऑफ दी हाइपोकोटाइल इट इज कॉल्ड रेडिकल, और ये रेडिकल जो है आगे जाके फॉर्म करता है द रूट सिस्टम। सो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। सो हाइपोकोटाइल क्या है? इट इज अ सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स, और इसका जो लोअर एंड है इट टर्मिनेट्स इनटू द रेडिकल और द रूट टिप। और रूट टिप के केस में बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, रूट टिप आपको कवर्ड नजर आती है बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर और अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप, ठीक है? तो याद रखिएगा यहां पर आपको रेडिकल कवर्ड आएगा ऐसे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो देखिए ऐसे अगर मैं इसको और थोड़ा जूम आउट करके बताऊं तो अगर ये रेडिकल की आपको रीजन नजर आ रहा है दिस इज रूट टिप, तो रूट टिप ना एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे कवर्ड होता है बाय दिस रूट कैप। तो यहां पर आपको एक रूट
कैप देखने को मिलती है। सो आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रायो इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं दी मोनोकॉट एम्ब्रायोजेनी। दैट मीन्स वी आर टेकिंग अप द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो एंड द टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो एक मोनोकॉट एम्ब्रायो शो करता है इसे हम बुलाते हैं सैजिटेरिया टाइप। सो सैजिटेरिया टाइप ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द मोनोकॉट्स। एंड जिस प्लांट में हम इस टाइप की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं दैट इज लुजियोला फॉर्स्टेराई। ओके, सो रिमेंबर लुजियोला फॉर्स्टेराई में हम इस टाइप के यानी कि सैजिटेरिया टाइप ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मोनोकॉट एम्ब्रायो। सी बच्चों, मोनोकॉट एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर आपको बेसिक एक आइडिया दिया जा रहा है कि मोनोकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जो है वो डाइकॉट से कैसे डिफरेंस है, डिफरेंशिएटेड है या फिर अलग होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जैसा कि पहले बताया था मैंने एम्ब्रायोजेनी की ही मेन स्लाइड में, दैट भले ही आपको मोनोकॉट और डाइकॉट सीरीज में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, बहुत ह्यूज डिफरेंसेस हैं, बट जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ऑफ द एम्ब्रायो वुड बी सिमिलर इन केस ऑफ द मोनोकॉट्स एज वेल एज इन द डाइकॉट्स। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको कुछ सिमिलर डेवलपमेंटल स्टेजेस देखने को मिलती हैं अंटिल द ऑक्टेन स्टेज। ऑक्टेन स्टेज तक आप देखोगे काफी हद तक जो डेवलपमेंट है दैट इज सिमिलर बट विद अ फ्यू डिफरेंसेस। ओके, दैट विल बी टेकिंग अप राइट नाउ। तो इमेजिन करते हैं बच्चों कि यहाँ पर आपको एक डिवाइडेड जाइगोट की कंडीशन देखने को मिली, और लेट अस इमेजिन कि हम बना ही लेते। चलो यहाँ पर हमारे पास इमेजिन दिस इज अ जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट के मुझे अगेन पोलैरिटी बतानी है, तो रिमेंबर इस बारी मैंने पोलैरिटी थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है दिस एंड इज रिप्रेजेंटिंग द माइक्रोपाइलर एंड, जो कि मैंने ऑपोजिट बताया था इन केस ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रायो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और नीचे वाला जो एंड है दिस इज द चलाजल एंड। रिमेंबर चलाजल एंड की तरफ जो डिवीजन से सेल बनेगा वही आगे जाके एम्ब्रायो फॉर्म करता है, चाहे डाइकॉट की बात हो रही हो चाहे मोनोकॉट की। तो चलाजल एंड पे जो सेल प्रेजेंट होगा वही जाके एम्ब्रायो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मान लेते हैं सबसे पहला जो डिवीजन ये अंडरगो करेगा जस्ट लाइक दी डाइकॉट एम्ब्रायोजेनेसिस, आप देखोगे जाइगोट अंडरगो करेगा एक ट्रांसवर्स डिवीजन। अब जो ट्रांसवर्स डिवीजन होगी ये भी अनइक्वल होगी, तो मतलब जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे दे आर गोइंग टू बी ऑफ अनइक्वल साइज। जो बड़ा वाला सेल होगा दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द बेसल सेल, ठीक है, और जो नीचे वाला छोटा वाला सेल होगा दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द अपाइकल सेल, और इसको हम एम्ब्रायोनल सेल भी बुलाते हैं क्योंकि आगे जाके यही वो सेल है जो कि एम्ब्रायो फॉर्म करेगा। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म एम्ब्रायोनल सेल। अभी बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल नहीं बुलाएंगे, द रीजन इज आगे जाके आप देखोगे यही बेसल सेल एक और ट्रांसवर्स डिवीजन अंडरगो करता है। सो दिस इज अंडरगोइंग अ ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसकी वजह से आप देखोगे योर बेसल सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स, ठीक है। तो ये जो दो सेल्स फॉर्म हुए उनमें से जो सबसे ऊपर वाला सेल होगा ये बड़ा वाला सेल, ये आपका सस्पेंसर सेल कहलाएगा और दी हॉस्टोरियल सेल, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको सस्पेंसर देखने को मिलेगा। अब देखो मोनोकॉट्स के केस में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर जो सेल आपको देखने को मिल रहा है सस्पेंसर सेल दिस इज ओनली सिंगल सेल, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर आप देखो कि ये जो बीच वाला सेल फॉर्म हुआ है यहाँ पर दिस सेल, दिस इज कॉल्ड द मिडिल सेल। तो इसे हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट द मिडिल सेल। और जो सबसे लास्ट वाला सेल है इसे हम एम्ब्रायोनल सेल या फिर टर्मिनल सेल भी बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम्ब्रायोनल सेल जैसा कि आप जानते हो ये फॉर्म करेगा एम्ब्रायो। तो देखते हैं भाई कि एम्ब्रायोनल सेल आगे जाके क्या क्या फॉर्म करेगा। एम्ब्रायोनल सेल अंडरगो करेगा रिपीटेड ट्रांसवर्स एंड योर हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ट्रांसवर्स डिवीजन होने वाली है एंड वर्टिकल डिवीजन होने वाली है, जिसकी वजह से यू विल सी सीरीज ऑफ डिवीजन के थ्रू देखो यहाँ पर आपको एक एम्ब्रायो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो एम्ब्रायो होगा ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोब्यूलर स्टेज देखने को मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर केवल ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो देखने को मिलता है इन केस ऑफ दी योर मोनोकॉट्स, और यही ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो से डेवलपमेंट होगा आपके कॉटिलेडन्स का एंड साथ ही साथ आपके प्लूम्यूल का, ठीक है। तो कॉटिलेडन्स एंड प्लूम्यूल्स जो डेवलप हुआ है वो डेवलप हो रहा है फ्रॉम दी एम्ब्रायोनल सेल और दी टर्मिनल सेल, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। इनफैक्ट कॉटिलेडन और प्लूम्यूल के बीच का जो रीजन है विच इज कॉल्ड दी एपिकोटाइल वो भी यहीं पर फॉर्म होगा। तो इनफैक्ट आप प्लूम्यूल प्लस एपिकोटाइल भी लिख सकते हो।
तो एपिकोटाइल भी यहीं से फॉर्म होने वाला है। आई होप इट इज क्लियर। जो बीच वाला सेल था, दिस मिडिल सेल, ये मिडिल सेल जो है ये फॉर्म करेगा रेडिकल को और आपके हाइपोकोटाइल को। so this middle cell will give rise to your radical and hypocotyl। so radical and hypocotyl middle cell डेवलप कर रहा है और आपका cotyledons, plumule और epicotyl it is formed by the embryonal cell which is the last cell of your दिस स्ट्रक्चर। तो ये लास्ट वाला सेल जो है वो इन तीन स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा और जो बीच वाला सेल है वो रेडिकल और हाइपोकोटाइल को फॉर्म करेगा, वाइल जो सस्पेंसर है वो अनडिवाइडेड रहता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल सेल रेडिकल और हाइपोकोटाइल को सेल को डेवलप करने के बाद कुछ और डिविजन्स करके कुछ और सेल्स ऐड भी कर सकते हैं टू द सस्पेंसर। तो हो सकता है सस्पेंसर के कुछ और सेल्स भी आपको देखने को मिल जाए, बट यहाँ पर आपको बेसिक कंडीशन वही देखने को मिलेगी, आइदर द सस्पेंसर इज गोइंग टू बी वन सेल या फिर वो फ्यू सेल लेयर हो सकता है, बट बहुत सारे सेल्स नहीं देखने को मिलेंगे। और जो लास्ट सेल होगा ऑफ द सस्पेंसर वो आपको ऐसे वेसिकुलर नजर आएगा, जैसे हम हॉस्टोरियल सेल भी बुलाते हैं। तो वही कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, बट वेसिकुलर सेल इज एनीवेज अ सस्पेंसर सेल। तो ये वाला जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिला, दिस इज सीन इन दी मोनोकॉट्स। और मोनोकॉट्स के केस में आपको कोई भी हार्ट स्टेज या फिर आपको कोई भी वो वाली ऐसे बेंट स्टेज नहीं देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर आपको सिर्फ ग्लोब्यूलर स्टेज देखने को मिलती है। ओके, तो दिस कंडीशन इज सीन इन दी मोनोकॉट्स। रिमेंबर कॉटिलेडन यहाँ पर एक ही होने वाला है बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द मोनोकॉट एम्ब्रायो। तो मोनोकॉट एम्ब्रायो का अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैच्योर स्ट्रक्चर। तो मोनोकॉट के मैच्योर एम्ब्रायो का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको हम टेकअप करते हैं इन डिटेल नाउ। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रायो। तो भाई एक मैच्योर टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रायो में आपको ऑब्वियसली एक ही कॉटिलेडन देखने को मिलता है। सो ओनली वन कॉटिलेडन इज सीन। और कॉटिलेडन का अटैचमेंट आपको कहाँ देखने को मिलता था एम्ब्रायो में? ऑब्वियसली ऑन दी एम्ब्रायोनल एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे एम्ब्रायोनल एक्सिस बनाने की कोशिश करूँ तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स दी एम्ब्रायोनल एक्सिस। अब एम्ब्रायोनल एक्सिस में आप एक चीज़ नोट करते हो बच्चों, याद है सभी को, मैंने डायकॉट का भी आपको मैच्योर एम्ब्रायो पढ़ाया था। तो एम्ब्रायोनल एक्सिस के दो लेटरल साइड से आपको अटैच नजर आते हैं द कॉटिलेडन, मतलब कॉटिलेडन जो है वो लेटरली ओरिजिनेट करते हैं, इजंट इट? और यहाँ पर भी आपको देखो, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कॉटिलेडन देखने को मिलेगा, तो एक ही साइड से, यानी कि इस एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक ही साइड से आपको एक कॉटिलेडन अराइज करता हुआ नजर आएगा। और ये जो कॉटिलेडन अराइज कर रहा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर में आपको जो कॉटिलेडन अराइज करता हुआ नजर आता है, विच इज थिन एंड पेपरी, मोस्टली जो कि आपको मोनोकॉट ग्रासेस में देखने को मिलेगा, इट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम क्या है? दिस इज द शील्ड शेप्ड जो आपका मोनोकॉट cotyledon है, that is what is called the scutellum. So in the grass family the cotyledon is called scutellum और ये एक shield shaped structure है जो कि पोजीशन में ओरिजिनेट कहाँ से किया? फ्रॉम द लेटरल साइड। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो कॉटिलेडन है ना वो ऐसे फ्लैट नहीं हो रहा है, मतलब ये लेटरल साइड की तरफ नहीं जा रहा है, साइड्स की तरफ नहीं बेंड कर रहा है, बल्कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, एज इफ इट इज द पार्ट ऑफ द एपेक्स। तो इसका मतलब ये टर्मिनल पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहा है, इसीलिए। बट एक्चुअली में इसका ओरिजिन कहाँ से है? फ्रॉम द लेटरल साइड, बट इट अपीयर्स टू बी टर्मिनल, ठीक है, क्योंकि वो बेंड ऐसे हुआ है सच दैट इट अपीयर्स टू बी इरेक्ट। इसीलिए यहां पर याद रखना है, इट इज अ शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि लेटरल है इन इट्स पोजीशन एज वेल एज इन इट्स ओरिजिन ऑल्सो, बट इट अपीयर्स टू बी टर्मिनल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है रिगार्डिंग दी स्क्यूटेलम। फाइन, ओके। अब देखिए, सिंस ये एक मोनोकॉट एम्ब्रायो है तो फंक्शनल जो कॉटिलेडन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी वन। कभी कभी कुछ ग्रासेस में आपको रिमेन्स ऑफ द सेकंड कॉटिलेडन भी देखने को मिलता है एज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द एपीब्लास्ट। तो ये आपका दूसरा कॉटिलेडन का बस रिमेन है, छोटा सा पार्ट रह गया है जो, ठीक है, जो कि नॉन फंक्शनल है। ओके, सो रिमेन्स ऑफ द सेकंड कॉटिलेडन अकर्स इन सम ग्रासेस कॉल्ड द एपीब्लास्ट। और जैसा कि आपको पता है ये एम्ब्रायो है तो ऑब्वियसली इसके पास शूट एपेक्स और रूट एपेक्स प्रेजेंट होगा, दैट इज यहाँ पर प्लूम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होगा। तो देखो आपको जो प्लूम्यूल है वो यहाँ पर ऐसे नजर आएगा, ओके, और ये जो प्लूम्यूल है वो शूट एपेक्स के फॉर्म में नजर आ रहा है, जिससे अराइज करती हैं लीफ प्राइमोर्डिया। तो आपको ऐसे लीफ प्राइमोर्डिया भी अराइज करते हुए नजर आएंगी। तो अगर मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बताऊं तो अगर सपोज ये आपका शूट एपेक्स है, इससे अराइज करती हैं आपकी लीफ प्राइमोर्डिया, जैसा कि आपको याद होगा कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द शूट एपेक्स। अब इस शूट एपेक्स को ना आप देखोगे एक फोलियर स्ट्रक्चर
कवर करता हुआ नजर आएगा, जैसा लाइक अ शीट। तो ये जो आपको एक शीट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस स्ट्रक्चर, जो कि आपके शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। ओके, दिस इज द फोलियर स्ट्रक्चर एंड इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोलिप्टाइल। तो कोलिप्टाइल जो है बच्चों आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ दी शूट एपेक्स रीजन। तो ये क्या करने वाला है, ये कोलिप्टाइल जो फोलियर रीजन है, दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर शूट एपेक्स। सिमिलरली अगर आप देखोगे रेडिकल को, रेडिकल कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस में। तो देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रेडिकल। ये रेडिकल है और रेडिकल के ऊपर मैंने बताया था आपको एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड द रूट कैप, वो भी देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे आपके रेडिकल और रूट कैप को अगेन एक अनडिफरेंशिएटेड शीट ऑफ सेल्स जो है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको कवर करके रख रहा है या फिर इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड द कोलियोराइजा। तो बेसिकली जो आपका प्लूम्यूल और रेडिकल है, बोथ द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल डेवलप कवरिंग शीट्स जो कि कहलाती हैं कोलियोराइजा एंड कोलिप्टाइल रिस्पेक्टिवली। तो मतलब रेडिकल को जो कवर करके रख रही है शीट, दैट इज कॉल्ड कोलियोराइजा, और प्लूम्यूल को जो कवर करके रख रही है दैट इज कॉल्ड कोलिप्टाइल। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ अ mature monocot embryo. I hope all these things regarding the development of monocot embryo is very clear. तो बच्चों, this was all for today from the chapter sexual reproduction in flowering plants. I hope आज के सेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Until then ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।